ओवरबाइट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरे फेस के लुक को इम्पैक्ट करती है और आज के टाइम में ये बहुत कॉमन होती जा रही है। हर फैमिली में किसी न किसी को ये इशू मिल ही जाता है, लेकिन इसको फिक्स करने से पहले सबसे जरूरी चीज ये है कि आप समझो कि ओवरबाइट होता क्या है और आपके केस में ये क्यों डेवलप हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक्स की, क्योंकि बहुत लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई मेरा तो जेनेटिक है, कुछ हो नहीं सकता। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स का फेस ऑब्जर्व करना है, स्पेशली चिन और मिड फेस एरिया। अगर आपको लगता है कि उनका चिन थोड़ा रिसेस्ड है या अपर टीथ थोड़े आगे की तरफ है, तो चांसेस हैं कि आप में भी सिमिलर पैटर्न आ सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, जेनेटिक्स कॉपी पेस्ट नहीं होता। मतलब जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा दोनों को हो तभी आपको होगा, या दोनों को ना हो तो आप सेफ हो। कभी कभी ये पैटर्न स्किप भी कर जाता है और फैमिली के किसी और मेंबर से आ जाता है, जैसे दादा, चाचा या ताऊ। इसलिए कंफ्यूज मत हो। अगर आपके सिबलिंग्स में किसी को प्रॉब्लम नहीं है और आपको है, जेनेटिक्स सिर्फ एक बेस सेट करता है। फाइनल रिजल्ट आपकी ग्रोथ और हैबिट्स डिसाइड करती हैं। अब समझते हैं कि ओवरबाइट एक्चुअली होता कैसे है। इसके लिए आपको अपना पैलेट समझना पड़ेगा, मतलब माउथ की छत। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपका अपर जॉ जो शेप लेता है वही डिसाइड करता है कि आपके टीथ कैसे अलाइन होंगे। आप इमेजिन करो दो टाइप के पैलेट, एक जिसमें फ्रंट से लेकर बैक तक प्रॉपर वाइड और राउंडेड शेप होता है, और एक जिसमें फ्रंट पार्ट नैरो होता है और धीरे धीरे पीछे जाकर थोड़ा वाइड होता है। जब आपका फ्रंट पैलेट नैरो होता है तो टीथ को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता। इस सिचुएशन में दो चीजें होती हैं, या तो टीथ क्राउड हो जाते हैं या फिर बाहर की तरफ पुश होने लगते हैं। दोनों केस में आपको ओवरबाइट या प्रोट्रूजन जैसा लुक मिलता है। अब एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी समझ लो, हर ओवरबाइट नैरो पैलेट की वजह से नहीं होता। कुछ लोगों का पैलेट ऑलरेडी वाइड होता है, फिर भी उनके टीथ आगे होते हैं। इस केस में प्रॉब्लम अलाइनमेंट या जॉ रिलेशन की होती है, ना कि सिर्फ स्पेस की। और ऐसे केस में सिर्फ नेचुरल मेथड से फुल करेक्शन पॉसिबल नहीं होता। वहाँ पे प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए ब्लाइंडली सेम सॉल्यूशन सब पर अप्लाई करना गलत होता है। सबसे पहले अपना केस समझो, फिर उस हिसाब से अप्रोच डिसाइड करो। अब जब आपको बेसिक समझ आ गया है कि ओवरबाइट क्यों होता है, तो अब बात करते हैं कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेचुरल मेथड्स की, जो आपके ओवरबाइट को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, ये सब तभी काम करेंगे जब आपका केस माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का है। सबसे पहला मेथड आता है थंब पुलिंग। थंब पुलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने पैलेट पर डायरेक्ट आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करते हो अपने थंब की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ रैंडमली पुश करते रहते हैं बिना डायरेक्शन समझे। आपको समझना है कि पैलेट एक 3D स्ट्रक्चर है। सिर्फ साइड में पुश करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपवर्ड और आउटवर्ड दोनों डायरेक्शन में कंट्रोल्ड प्रेशर देना होता है। अब थंब पुलिंग का सही तरीका क्या है? आप अपने थम्स को पैलेट के साइड्स पर प्लेस करो, फ्रंट से थोड़ा पीछे जहां आर्च स्टार्ट होता है। फिर हल्का अपवर्ड और बाहर की तरफ प्रेशर दो, लेकिन इतना नहीं कि पेन हो। ये प्रोसेस स्लो और कंट्रोल्ड होना चाहिए। एग्रेसिव करने से इंजरी हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी। ये 1 से 2 दिन का गेम नहीं है, आपको वीक्स और मंथ्स तक करना पड़ेगा, तभी सटल चेंजेस दिखेंगे। अब दूसरा मेथड आता है मायोफंक्शनल एक्सरसाइजेस। ये वो चीज है जो ऑलमोस्ट कोई प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करता। मायोफंक्शनल एक्सरसाइजेस का मेन गोल होता है आपके माउथ और टंग मसल्स को रीट्रेन करना, क्योंकि अगर आपकी मसल्स गलत तरीके से काम कर रही हैं, तो पैलेट पर गलत प्रेशर पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस समझो। पहली एक्सरसाइज है टंग होल्ड। इसमें आपको अपनी टंग को पूरे पैलेट पर प्रेस करके होल्ड करना है, बिना टीथ को टच किए। इससे टंग स्ट्रेंथ बढ़ती है और प्रॉपर प्लेसमेंट डेवलप होता है। दूसरी एक्सरसाइज है सक्शन होल्ड। इसमें आप टंग से पैलेट पर सक्शन क्रिएट करते हो, जिससे पूरा टंग नेचुरली ऊपर स्टिक हो जाता है। ये सबसे इफेक्टिव पैटर्न है जो आपको डेली मेंटेन करना चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज है कंट्रोल्ड स्वॉलोइंग। अधिकतर लोग स्वॉलो करते समय टंग को आगे पुश करते हैं, जो पैलेट और टीथ दोनों को गलत डायरेक्शन में पुश करता है। आपको स्वॉलो करते समय टंग को ऊपर पैलेट पर रखना है और लिप्स रिलैक्स रखने हैं। अब एक और एडवांस चीज, टंग कोऑर्डिनेशन। आपको ये फील करना होगा कि टंग दोनों साइड्स पर इक्वल प्रेशर दे रही है या नहीं। अगर एक साइड ज्यादा एक्टिव है तो एसिमेट्री डेवलप हो सकती है। अब बात करते हैं चूइंग पैटर्न की। यहाँ पर हार्ड चूइंग ब्लाइंडली करना सही नहीं है। आपको कंट्रोल्ड चूइंग करनी है और दोनों साइड्स इक्वल यूज करनी है। अगर आप अनइवन चू करते हो तो जॉ और पैलेट पर अनइवन फोर्स पड़ेगा, जो प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। अब एक रेयरली डिस्कस्ड फैक्टर, ओरल पोस्चर ड्यूरिंग रेस्ट। मतलब जब आप कुछ नहीं कर रहे तब आपका माउथ कैसे है। अगर आपका माउथ ओपन रहता है और टंग नीचे रहती है, तो पूरा दिन गलत पैटर्न रिपीट हो रहा है। इसलिए रेस्टिंग पोस्चर को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब एक और हिडन मेथड, रेजिस्टेंस बेस्ड टंग ट्रेनिंग। इसमें आप टंग से पैलेट को पुश करते हो और कुछ सेकंड्स होल्ड करते हो, जैसे एक मिनी वर्कआउट। ये टंग स्ट्रेंथ और कंट्रोल दोनों इंप्रूव करता है। अब फाइनल बात नेचुरल मेथड्स की। ये सब टेक्निक्स आपको डायरेक्शन देती हैं, लेकिन मिरेकल एक्सपेक्ट मत करो। ये स्लो इंप्रूवमेंट देते हैं और कंसिस्टेंसी मांगते हैं। अगर आप जेन्युइनली इनको सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपको चेंजेस दिखेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। अब बात करते हैं पेड मेथड्स की, जो एक्चुअली स्ट्रक्चरल लेवल पे चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले आता है पैलेट एक्सपैंडर। पैलेट एक्सपैंडर एक ऑर्थोडोंटिक डिवाइस होता है जो अपर जॉ को धीरे धीरे एक्सपैंड करने के लिए यूज किया जाता है। ये मोस्टली उन केसेस में यूज होता है जहां पैलेट नैरो होता है और टीथ को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल
रहा होता। इसमें एक स्क्रू बेस्ड सिस्टम होता है जिसे धीरे धीरे एक्टिवेट किया जाता है, जिससे पैलेट के बीच का एरिया एक्सपैंड होता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एज डिपेंडेंट होता है। अगर आप ग्रोइंग एज में हो तो रिजल्ट्स फास्ट और इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि बोन्स अभी फुली फ्यूज नहीं होती। लेकिन अगर आप एडल्ट हो तो प्रोसेस स्लो हो जाता है और कई केसेस में एडिशनल प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ सकती है। अब दूसरा मेथड आता है ब्रेसेस। ब्रेसेस डायरेक्टली पैलेट को वाइड नहीं करते, लेकिन टीथ अलाइनमेंट को करेक्ट करते हैं। अगर आपका ओवरबाइट मेनली टीथ पोजिशनिंग की वजह से है तो ब्रेसेस काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम जॉ स्ट्रक्चर में है तो सिर्फ ब्रेसेस से फुल करेक्शन नहीं मिलेगा। अब तीसरा मेथड आता है क्लियर अलाइनर्स। ये ब्रेसेस का ऑल्टरनेटिव है जो ट्रांसपेरेंट रेस की फॉर्म में होते हैं। ये भी टीथ को ग्रेजुअली मूव करते हैं, लेकिन हर केस में सूटेबल नहीं होते, स्पेशली सीवियर ओवरबाइट में। अब एक और एडवांस्ड ऑप्शन होता है सर्जिकल इंटरवेंशन। ये उन केसेस के लिए होता है जहां जॉ रिलेशन बहुत ज्यादा ऑफ होता है। इसमें जॉ को रिपोजिशन किया जाता है, जिससे बाइट और फेस स्ट्रक्चर दोनों इंप्रूव होते हैं। लेकिन ये एक्सट्रीम केसेस के लिए होता है और हर किसी को इसकी जरूरत नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ब्लाइंडली कोई भी मेथड चूज नहीं करना है। सबसे पहले अपना केस समझो। अगर आपका इशू माइल्ड है तो नेचुरल मेथड्स प्लस टाइम आपको इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। अगर मॉडरेट है तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, और अगर सीवियर है तो एक्सपर्ट कंसल्टेशन जरूरी है। अब फाइनल रियलिटी सुनो, ओवरबाइट फिक्स करना सिर्फ टीथ का गेम नहीं है, ये पूरा फेस स्ट्रक्चर और हैबिट्स का कॉम्बिनेशन है। जो लोग सिर्फ एक टेक्निक पर डिपेंड करते हैं वो यूजुअली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और जो लोग अपना केस समझ के सही अप्रोच लेते हैं वही रियल चेंज देखते हैं। तो आज से रैंडम टिप्स फॉलो करना बंद करो, अपना फेस एनालाइज करो और उसके हिसाब से स्मार्ट डिसीजन लो, क्योंकि सही नॉलेज के बिना एफर्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। और जिस दिन तुमने ये गेम समझ लिया उस दिन से तुम्हारा रियल इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा।